निश्चित तौर पे आप एक ऐसे कंपटीशन का हिस्सा बनने वाले हैं जिस कंपटीशन में परीक्षा केंद्र पे पहुंचने से पहले ही लगभग 20% कैंडिडेट्स लापता घोषित हो जाएंगे। बचे हुए 80% कैंडिडेट्स में से कुछ कैंडिडेट्स लगभग 30 से 40% सवालों के मिलने के बाद पूरे जोश और जुनून के साथ सवालों को पीटना शुरू तो करेंगे, लेकिन अगले आधे घंटे में चरमोत्कर्ष पे पहुंच के ये बोलेंगे कि इस युद्ध में मैं अब शहीद हुआ, अब मेरे आगे के बस की बात नहीं है। अब बचे हुए 30 से 40% के बीच में एक तगड़ा कंपटीशन होगा, एक तगड़ा युद्ध होगा, और उनमें से कुछ ही लोग पीटी को क्रैक करके आगे मेंस में जगह बना पाएंगे और उसमें से भी कुछ लोग मेरिट लिस्ट में अपना नाम बना पाएंगे। यानी कंपटीशन कहीं से भी कम नहीं है। इसमें यूपीएससी के भी कैंडिडेट बैठेंगे, बीपीएससी के भी कैंडिडेट बैठेंगे, इसी परीक्षा के रिपीट कैंडिडेट्स भी पहुंचेंगे, नए कैंडिडेट्स भी पहुंचेंगे, सिंसियर भी पहुंचेंगे और केवल फॉर्म भरने वाले भी पहुंचेंगे। इसलिए कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है। सवाल यह है कि किनका सिलेक्शन होगा और किनका नहीं होगा। यह सब कुछ आप अभी और आज पता कर सकते हैं। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा। जब भी हम लोग किसी फैक्ट और लॉजिक के ऊपर बात करते हैं तो हो सकता है कि ये वीडियो आपको ध्यान से देखने की जरूरत पड़े, लेकिन अगर एक बार आपने ये वीडियो पूरी देखी तो आपको ये पता चल जाएगा कि अगर आपको गारंटेड सिलेक्शन इस परीक्षा में लेना है तो कौन सी आदतें आज के आज बदल देनी जरूरी है। क्या नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, नई किताबें पढ़नी है, नया पीडीएफ पढ़ना है, नया कोर्स लेना है, या क्या करना है, या केवल अपने सेल्फ स्टडी में एक छोटा सा चेंज करके बदलाव लाके आप बिना कोई कोर्स खरीदे, बिना कोई नई किताब लाए, बिना कोई नया पीडीएफ डाउनलोड किए इस परीक्षा में 100% सिलेक्शन ले पाएंगे। आमतौर पे क्या होता है, हमें यह लगता है कि जो प्रॉब्लम है वो हमारे कॉन्सेप्ट में है। जब भी कोई सवाल हम लोग नहीं बना पाते, हमें यह लगता है कि भैया हमने ये पढ़ा ही नहीं तो हम ये बनाएंगे कैसे। क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट्स यही सोचते हैं कि परीक्षा में 60% सवाल तो सभी बना लेते हैं, बचे हुए 40% सवालों को जो टच कर लिया जाता है सिलेक्शन उसी का होता है। लेकिन भैया बात एकदम उल्टी है। उल्टी बात क्या है कि जो 60% है उन 60% को ही सही से हैंडल करने वाला सिलेक्शन की गारंटी ले सकता है। यानी 40% का रोल एक्सेप्शनल है, अपवाद से भरा है, लेकिन 60% जो सब बनाएंगे, सब टच करेंगे, उसी में यह डिसाइड होगा कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। यानी प्रॉब्लम कॉन्सेप्चुअल नहीं, प्रॉब्लम प्रैक्टिकल है। दरअसल जो प्रैक्टिस आप कर रहे हैं उस प्रैक्टिस में कुछ सुधार लाने की जरूरत है। अब वो कौन से सुधार हैं इसे बताने के लिए मैं कुछ सवाल आप लोगों के सामने रखता हूं। अब इससे पहले कि हम लोग स्ट्रेटेजी के ऊपर चले, सबसे पहले यह समझिए कि जो 60 सवाल मिलते हैं उसमें किस तरीके से कैंडिडेट्स नॉलेज ट्रैप या फिर कंफ्यूजन ट्रैप की वजह से गलतियां करते हैं और उन्हें यह लगता है कि बचे हुए 40% सवाल ना बना पाने की वजह से उनका सिलेक्शन जो है वो नहीं हुआ। अब देखिए यहां पे गौर करिए, एक सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है। अब ये एक ऐसा सवाल है जो नॉलेज ट्रैप की वजह से गलत होगा, मतलब जिसे जानकारी नहीं है वो गलती करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे बात केवल अध्यादेश की नहीं है बल्कि राज्यपाल के अध्यादेश की है, और इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है इसके बारे में यह पूछ रहा है। कई लोग अध्यादेश और आर्टिकल देखते ही वो आर्टिकल 123 में और आर्टिकल 213 में कंफ्यूज होंगे, क्योंकि उनका जो पढ़ाई था वो अध्यादेश पे बार बार रट्टा मार के किया गया था, इसलिए वो कई बार राज्यपाल और राष्ट्रपति में कंफ्यूज होके वो आर्टिकल 123 आंसर लेंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। क्योंकि आर्टिकल 123 जो है वो प्रेसिडेंट के अध्यादेश की बात करता है, वहीं आर्टिकल 213 जो है वो गवर्नर के अध्यादेश की बात करता है। यानी जो सही से मैपिंग नहीं जानेगा उसका ये सवाल फंस जाना तय है। और ये क्यों होता है, बहुत सारे लोग, आप लोग कहेंगे कि इसमें कौन गलती करेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स गलतियां करते हैं। मैं हर बार जब कोई एग्जाम होता है और पेपर लेके बच्चा आता है तो मैं यही देखता हूं कि वो इसी तरह की गलतियां करके बैठे और बाद में अपना माथा जो है वो ठोकते हैं। अब दूसरा सवाल
देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय है? जैसे ही कई लोग नीति आयोग का नाम देखते हैं, वो इसको क्या करते हैं, टिक कर देते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा कि नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। और कई बार जो सवाल पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि इनमें से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, और उसका जवाब जो है वो नीति आयोग आता है। कई बार पीवाईक्यू में पूछा गया है। इस वजह से लोग जो है वो नीति आयोग देखते हैं, सवाल भूल जाते हैं, सीधे इसको आंसर मार के निकल जाते हैं जल्दबाजी में। लेकिन यहां पे सवाल है कि संवैधानिक निकाय कौन सा है, तो ना नीति आयोग है, ना नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ना नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है। करेक्ट आंसर कौन होगा, फाइनेंस कमीशन। यानी ये सब दो तीन गलतियों की वजह से होता है, या तो नॉलेज ट्रैप की वजह से, क्योंकि आपने मैपिंग नहीं किया तो हर चीज का डिफरेंशिएशन क्लियर नहीं हुआ। दूसरा होता है कंफ्यूजन ट्रैप, जैसे सवाल को अगर आपने ठीक से पढ़ा नहीं और जवाब पे ही कंसंट्रेट किया तो सीधा आंसर लगाने के चक्कर में कई बार आप ये गलतियां करते हैं। तो इस तरह की जो गलती 60% क्वेश्चन में से कई सवालों में होती है, वही डिसाइड करता है कि सिलेक्शन होने जा रहा है कि नहीं। और ये सब गलतियां होने के पीछे आपके प्रैक्टिस की एक खामी जो है वो जिम्मेदार है। चलिए जानते हैं कौन कौन सी। सबसे पहले, बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो आधारभूत सवाल होते हैं। आधारभूत सवाल का मतलब, जैसे भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक वर्णित है, तो कोई भी यही कहेगा कि समानता का अधिकार 14 से 18 में भाई वर्णित है, इसलिए जवाब होगा कौन सा, अनुच्छेद 14 to 18। तो किसी किसी की पढ़ाई आधारभूत होती है तो वो ये जवाब दे सकता है, लेकिन अगले सवाल का जवाब जो तथ्य आधारित होता है उसका वो जवाब नहीं दे पाएगा। जैसे अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो यहां पे अस्पृश्यता, जैसे ही समानता को पलट के अस्पृश्यता किया गया तो वो फंस जाएगा और अनुच्छेद 17 आंसर ना लेके कोई और लेगा। तो ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, समानता और अस्पृश्यता का जो अंतर है, ये दरअसल आधारभूत और तथ्य आधारित सवालों का अंतर है। तो इस तरह के सवालों की भी प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए। तीसरा, गहराई से आधारित जो प्रश्न होते हैं, जैसे अनुच्छेद 17 को प्रभावी बनाने के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया था। अनुच्छेद 17 को प्रभावी बनाने के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया था। अब यह सवाल थोड़ी सी गहराई से पूछा, तो जिसने गहराई के लेवल तक प्रैक्टिस नहीं की वो फिर इस सवाल का जवाब या तो नहीं देगा या तो कंफ्यूजन में गलत कर देगा, जबकि इसका जवाब होगा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। उसी तरीके से कुछ अनुप्रयोग पे आधारित भी सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति अनुच्छेद 17 का उल्लंघन मानी जाएगी। जवाब होगा किसी व्यक्ति को जाति के आधार पर मंदिर में प्रवेश से रोकना। तो यह कैसा सवाल है, यह प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। मतलब अगर आपके पास नॉलेज की थोड़ी सी कमी भी है, अगर आपने बहुत ज्यादा गहराई से नहीं भी पढ़ा है लेकिन आपका अनुप्रयोग सही है, तो आप इस सवाल का जवाब दे देंगे। क्योंकि असमानता का एक एग्जाम्पल यह भी है कि किसी व्यक्ति को जाति के आधार पर मंदिर में प्रवेश से रोकना। उसी तरीके से तुलनात्मक सवाल भी आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं एक ही टॉपिक से रिलेटेड। निम्नलिखित में से कौन सा समानता के अधिकार का भाग नहीं है। जवाब होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये जो है वो समानता के अधिकार का भाग नहीं है। क्यों, यहां भी शोषण के विरुद्ध है, तो शोषण के विरुद्ध हो गया, मतलब ये क्या हो गया, नेगेटिव, यानी समानता के अधिकार का भाग नहीं होगा। तो ये तुलनात्मक है, यानी तुलना कर रहा है। इसमें शब्दों का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स इस सवाल में भी फंस जाते हैं। फिर कुछ होते हैं कथन आधारित सवाल होते हैं, जैसे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 17 केवल सरकारी संस्थानों पर लागू होता है। दूसरा, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का किसी भी रूप में पालन निषिद्ध है। तो यहां पे क्या होगा, केवल कथन 2 सही होगा, क्योंकि पहले वाले में लिखा कि 17 केवल सरकारी संस्थानों पर लागू होता है, जो पूर्णतः क्या है, गलत है। ये हर जगह लागू होता है। और 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का किसी भी रूप में पालन निषिद्ध है, यानी करना ही है। तो ये भी बात जो है वो कथन क्या है, सही है, और ये गलत है। तो आंसर होगा केवल कथन 2 सही है। यानी एक ही टॉपिक से कई तरह के सवाल आ सकते हैं, आधारभूत, तथ्य आधारित, गहराई से आधारित, अनुप्रयोग से आधारित, तुलनात्मक, कथन आधारित। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक प्रकार के सवाल बनाते चले जाते हैं, या अगर आपको विभिन्न तरह के सवाल मिले भी तो बहुत सारा प्रैक्टिस सेट उसमें मिस करता है, तब जाके इस तरह का एक सवाल मिलता है जिससे प्रैक्टिस पूर्ण होता नहीं कॉन्सेप्ट के ऊपर, और कॉन्सेप्ट अधूरा रह जाता है। अब इसके उपाय के लिए हमें करना क्या है,
हमें अपनी प्रैक्टिस में कुछ बदलाव लाने हैं। टॉपिक को इंफॉर्मेशन नहीं, नेटवर्क की तरह देखना पड़ेगा। कोई भी टॉपिक पढ़िए तो उसका पूरा नेटवर्क देखिए। नेटवर्क का देखने का मतलब, अनुच्छेद 17 पढ़ रहे हैं तो अधिकांश छात्र क्या देखते हैं, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत की बात करते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन मेकर होता है वो ये नहीं देखता, वह एक कॉन्सेप्ट मैप बनाता है। जैसे इसका उद्देश्य क्या है, ये लागू किस पर होता है, ये कहां लागू होता है, हर एक से एक सवाल बनेगा। प्रतिबंध क्या है इसका, इसका अपवाद क्या है, इससे संबंधित अधिनियम क्या है, इसका दंड क्या है, न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय क्या हुए, संबंधित अनुच्छेद कौन है, वास्तविक उदाहरण इसका क्या हो सकता है, भ्रम पैदा करने वाले तथ्य कहां से होते हैं। यानी एक एक टॉपिक से 20 से 30 प्रश्न निकल सकते हैं। अगर जितना ध्यान हम लोग कॉन्सेप्ट पे लगाते हैं, अगर तरह तरह के प्रश्न के ऊपर लगा दें तो हर कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। तो आज से आपको इसी तरह के कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस खुद से करनी है। अब आप कहां से ऐसे सवाल लाएंगे, तो किसी भी एक एआई पोर्टल पे चले जाइए, चैट जीपीटी पे, या आप प्रिजर्वेंस पे चले जाइए, या किसी पे भी चले जाइए। वहां पे आप बस इसको उठाइए, कॉपी करिए और टॉपिक का नाम ऊपर लिखिए और बोलिए इन सब से रिलेटेड एक एक जो है वो मुझे एमसीक्यू दीजिए। एकदम हिंदी में लिखिए, आपको सवाल मिल जाएगा एमसीक्यू। क्या क्या आपको देना है, क्या मतलब ये है क्या, तो यह अस्पृश्यता का उन्मूलन है, एक सवाल इस पे। क्यों, तो सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए। कैसे, तो संबंधित कानूनों के माध्यम से। कहां लागू होगा, तो पूरे भारत में। अपवाद क्या कोई है, संबंधित कानून, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, तुलना अनुच्छेद 15 बनाम 17, केस, मंदिर में प्रवेश से रोकना, यदि निजी व्यक्ति भेदभाव करे तो भ्रम, अनुच्छेद 15 और 17 में अंतर। बस इसको कॉपी करके, जो मैं दे रहा हूं इसको कॉपी करके आप पेस्ट कर देंगे, आपको हर तरह का हर एक टॉपिक से रिलेटेड सवाल बन जाएगा, मिल जाएगा। किसी के टेस्ट सीरीज को या किसी के कोर्स को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर टॉपिक पे इतना क्लैरिटी बैठेगा कि कहीं से भी कितना भी घुमा के सवाल पूछे, चाहे 60% में आए या 40% में आए, एक एक सवाल आप पीट के रख दोगे। यानी आज से आपको बस एक ही काम करना है, आपको अपनी प्रैक्टिस ठीक करनी है। ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। हो सकता है आप लोगों में से कई सारे लोग मेरी बात सुनेंगे, कई सारे लोग बोलेंगे कि अच्छा ये बात है, ये सब तो हम लोग जानते हैं। भाई सब लोग जानते हैं, करते हैं मात्र 2-3% लोग। ज्यादातर लोग बहुत कुछ जानते हैं, उसका एग्जीक्यूशन नहीं करते, और जो भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा वही फेल होगा, जो एग्जीक्यूट कर लिया वो सक्सेस पाएगा। यही सबसे बड़ी बात है। और अगर आप मेरे साथ इसी तरीके की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, कमेंट में भी दे दिया है। और आज से ही ऐसे क्वेश्चंस की धराशायी जो है वो धमाकेदार प्रैक्टिस सेशन जो है वो हम लोग उसमें स्टार्ट कर देंगे। तो फटाफट जुड़िए, तैयारी को सही ढंग से करते हैं, सही तरीके से करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।